महेश बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम सारे लोग यहाँ बैठकर जो है बिरयानी खा रहे हैं। पिताजी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। तभी वहाँ पर महेश की माँ आ गई। वो बहुत गुस्से में थी और हैरान भी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये क्या खा रहे हो तुम लोग? अगर गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और तुम बुढ़ा गए हो, इन लोगों के साथ बैठकर तुम भी यही सब खा रहे हो। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो महेश की माँ? हम लोग बिरयानी ही तो खा रहे हैं। लगता है ये सब पागल हो गए हैं। महेश की माँ एक बाल्टी पानी भरकर लाई और उन सब के ऊपर डाल दिया। तुरंत वो सब होश में आ गए और उन्होंने देखा कि वो बिरयानी नहीं बल्कि गोबर खा रहे थे। छी 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 छी, इसका मतलब हम लोग बिरयानी नहीं गोबर खा रहे थे। चलो चलो। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। महेश की माँ ने कहा, तुम बुढ़ा गए हो, अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? दिन भर गांव के लड़कों के साथ आवारागर्दी किया करता है। ना वो लोग कुछ करते हैं, ना इसे कुछ करने देते हैं। इसकी शादी कैसे होगी? बेटा अब तो बड़ा हो गया है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? आप लोग भी ना हर वक्त काम की ही बातें किया करते हो। अभी मेरी खाने खेलने की उम्र है। तो इस तरह दिन भर महेश गांव के लड़कों के साथ घूमता रहता था। फिर एक रोज गांव के एक बुजुर्ग काका ने महेश की माँ को सलाह दी। बहन जी, मेरे ख्याल से आप महेश की शादी कर दो, तभी सुधरेगा ये। हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा काका। कुछ ही दिनों बाद वो लोग लड़की देखने लड़की वालों के घर गए। लड़की वालों का घर खेतों के बीचों बीच था और खेतों में हर तरफ गोभी के फूल लगे हुए थे। खैर, वो लोग घर के अंदर गए। लड़की का नाम राधिका था। भाई साहब, बस मेरे पास यही गोभी की खेती है। गोभी बेचकर ही अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अरे खेती का काम तो सबसे अच्छा होता है और मुझे राधिका बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। तो इस तरह राधिका और महेश की शादी तय हो गई। शादी के नाम से ही महेश बहुत खुश था। अगले ही दिन वो अपने गांव के दोस्तों से मिला। दोस्तों, अब बिरयानी खाने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैंने ससुर जी से बोल दिया है कि बारातियों का स्वागत बिरयानी से कीजिएगा, और अगर उन्होंने बिरयानी नहीं खिलाई तो दहेज में जो भी पैसा मिलेगा उन पैसों से तुम सबको बिरयानी की पार्टी दूंगा। क्या बात है महेश भाई, दोस्त तो तुम्हारे जैसा। हाँ यार। कुछ ही दिनों बाद राधिका और महेश की शादी हो गई, लेकिन बारात में उन लोगों ने बिरयानी नहीं खिलाई। दहेज में भी राधिका के पिता ने उसे 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। जैसे वो ब्याह कर ससुराल आई, वैसे ही महेश उस पर चिल्लाने लगा। शादी में तो मैंने कुछ बोला नहीं, पर अब बोलता हूँ। तुम्हारे पिता से मैंने कहा था कि बारातियों को बिरयानी खिलाना, उन्होंने बिरयानी भी नहीं खिलाई और ना ही दहेज में पैसे दिए। 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। ये भी कोई बात हुई? देखिए, हम लोग शाकाहारी हैं और वैसे भी मेरे पिता इतने अमीर नहीं है कि पूरी बारात को बिरयानी खिला सके। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आ गए। बेचारी अभी अभी आई है और तू उस पर चिल्लाने लगा। इतना ही गांव वालों को बिरयानी खिलाने का शौक है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? रहने दीजिए सासू माँ, इन्होंने अगर अपने दोस्तों से बिरयानी खिलाने का वादा किया था तो हम उन्हें बिरयानी जरूर खिलाएंगे। जाइए, पूरे गांव को न्योता दे दीजिए। अरे कहाँ से खिलाओगी बिरयानी? तुम खुद बकरा बन जाओगी या मुझे बकरा बनाओगी? जब बहू कह रही है तो जाकर अपने दोस्तों को न्योता दे दे। खैर, महेश ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। इधर राधिका ने वो 5 किलो गोभी उबाल ली। इस तरह उसने कुछ ही देर में गोभी बिरयानी बना दी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव ने मिलकर 5 किलो गोभी की बिरयानी खत्म कर दी। यार रमेश, भाभी जी ने तो कमाल कर दी यार। ऐसी बिरयानी पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। हाँ बहू, तूने गोभी बिरयानी इतनी अच्छी बनाई है ना कि अब हम कभी बकरा वाली बिरयानी नहीं खाएंगे। शाकाहारी बिरयानी भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस तरह उस दिन राधिका की वजह से उसके ससुराल वालों की और महेश की खूब तारीफ हुई। ऐसे दिन बीतने लगे, लेकिन महेश अभी भी कोई काम नहीं करता था। एक रोज महेश के सारे गांव वाले दोस्त शहर कमाने के लिए निकल गए। उन सब के माँ बाप महेश को ताने देने लगे। अरे महेश, हम सबके बच्चे तो कमाने शहर निकल गए और तू शादीशुदा होने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं कमाता। ऐसे कुछ महीने गुजर गए, फिर भी महेश ने कोई काम नहीं किया। फिर एक रात, हमने सोचा था शादी के बाद तू सुधर जाएगा, लेकिन अभी तक तू नहीं सुधरा। तेरे सारे आवारा दोस्त कमाने के लिए निकल गए, पर तू अभी तक नहीं कमा रहा है। सोचा था शादी के बाद अपने पोते का मुंह देखूंगी, लेकिन जब तू कुछ करता ही नहीं है तो बच्चा पैदा करके भी क्या ही होगा। इसीलिए मैंने बहू से मना कर दिया है कि अभी बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह गांव वालों और गांव वालों के तानों से परेशान होकर महेश गांव से थोड़ी दूर एक कारखाने में नौकरी करने लगा। लेकिन वहां पर भी वो आलसी किया करता था। जैसे ही मालिक आ जाता था वो काम करने लगता था और उनके जाते ही सो जाता था। काम करने के 2 दिन बाद ही उसने मालिक से कहा, मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो, जाते जाते रास्ते में कुछ खा लूंगा। काम करते हुए 2 दिन हुए नहीं कि तुमने पैसे मांगने शुरू कर दिए। चलो ठीक है, भूख लगी है तो मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दे देता हूँ, कुछ खा लेना, ये लो। पैसे लेकर महेश वहाँ से निकल आया और रास्ते में सोचने लगा। अरे यार, मैंने सोचा था ये बुढ़ा पैसे दे देगा तो आज बिरयानी खाऊंगा,
लेकिन 100 रुपए में तो बिरयानी मिलेगी नहीं। ऐसा करता हूँ 100 रुपए की गोभी लेकर जाता हूँ, मेरी बीवी तो गोभी बिरयानी बना ही लेती है, वही खा लूंगा। महेश गोभी लेकर घर गया और राधिका से गोभी बिरयानी बनवाने लगा। तो अब हर 2 दिन बाद महेश अपने मालिक से पैसे मांग ही लेता था और गोभी खरीद कर अपनी बीवी से गोभी बिरयानी बनवाता था। फिर एक रात, जब से ब्याह कर आई हूँ वही पुराने कपड़े पहन रही हूँ। मेरी मांग का सिंदूर, बिंदी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक सब कुछ खत्म हो गया है। अरे यार, नौकरी करनी शुरू कर दी है, पगार मिलने दो, फिर सब कुछ लाकर दे दूंगा। अगले दिन महेश काम पर जाते ही सो गया। मालिक चुपके से उसे देख रहा था। महेश, आज मुझे पता चल चुका है कि प्रोडक्शन इतना कम क्यों है। मुझे देखते ही काम करने लगते हो और मेरे जाते ही सो जाते हो। जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखता और जितना भी तुमने अभी तक काम किया है उतना पैसा मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। महेश ने उससे माफी मांगी लेकिन उसने माफ नहीं किया, तो इस तरह उसकी नौकरी चली गई। एक रोज उसके माँ बाप बुरी तरह बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपके माँ बाप की हालत बहुत खराब हो चुकी है। 10-15 दिन के अंदर अगर इनका इलाज शुरू न किया गया तो कुछ भी हो सकता है। इलाज में कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। आज पहली बार महेश सीरियस हुआ। अब वो हर जगह जाकर काम ढूंढने लगा। पुराने कारखाने में भी गया लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। फिर एक रात, आपसे तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन मुझे अपने सास ससुर की बहुत चिंता है। अब मैं जो भी करूं मुझे रोकना मत। राधिका तुरंत अपने मायके गई और अपने पिता से सारी बात बताई। वहां से वो 10 किलो गोभी और 20 किलो चावल लेकर आई। गांव के चाचा से उसने किराए पर ठेला भी मांग लिया। रात भर उसने घर में बैठकर गोभी बिरयानी बनाई और अगले दिन चौराहे पर खड़ी होकर बेचने लगी। गोभी बिरयानी की महक पूरा गांव पहचानता था, इसीलिए सारा गांव उमड़ पड़ा। भाभी जी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम पर, जल्दी से गोभी बिरयानी खिला दो। तो इस तरह धीरे धीरे अब आसपास के दूसरे गांव से भी लोग गोभी बिरयानी खाने आने लगे। एक हफ्ते में ही उसने अपने सास ससुर का इलाज शुरू किया और 15 दिन में ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक रोज गांव वाले उसके घर आए। महेश, जो काम एक बेटे को करना चाहिए था वो काम एक बहू ने किया है, हैं? शर्म आनी चाहिए तुमको खुद पर, हैं? बेचारी बहू होकर चौराहे पर खड़ी होकर गोभी बिरयानी बेचती है, बताओ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मैं कल ही शहर जाता हूँ कमाने। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी दुकान चलने ही लगी है, इसीलिए अब इसी धंधे को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। अब महेश और राधिका मिलकर गोभी बिरयानी बेचने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। सावित्री देवी के 2 बेटे थे, मिहिर और सूरज। मिहिर उनका बड़ा बेटा था जबकि सूरज उनका छोटा बेटा था। उन दोनों की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए सावित्री देवी चाहती थी कि उसके घर अब 2 बहुएं आ जाएं। इसलिए उसने दोनों लड़कों से इस बारे में बात की। लेकिन माँ, हम दोनों को तो पहले से लड़कियां पसंद है और हम उन्हीं से शादी करेंगे। हाँ माँ, मैं भी अपनी प्रेमिका रूपाली से ही शादी करूंगा, किसी और से नहीं। अच्छा, ये तो और भी बढ़िया है, कम से कम लड़की ढूंढने से तो छुटकारा मिला। तुम दोनों आज ही उन लड़कियों से बात करो, हम इसी इतवार उन दोनों के घर रिश्ते लेकर जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वो दोनों बड़े खुश होते हैं और झट से अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को जाकर फोन करते हैं। फिर अगले हफ्ते ही वो दोनों लड़कियों के घर जाते हैं, जहाँ बड़ी बहू का घर तंग गलियों में एक भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी में होता है, जिसमें वो अपने माँ बाप के और 2 भाई बहन के साथ रहती है। उनके घर के हालात देखने से ही पता चल रहा था कि वो गरीब घर से है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो ये रिश्ता पक्का कर लेती है। इसके बाद वो छोटे बेटे की पसंद यानी रूपाली के घर जाती है, जो कि बहुत शानदार जगह में और बड़ा सा होता है। सावित्री तो देखते ही इस रिश्ते के लिए झट से हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी एक ही दिन होती है। ओह गॉड, मेरी जेठानी ने तो कितना बेकार सा लहंगा पहना है, देखने से ही पता चलता है कि किसी मंगल बाजार का है। मेरा लहंगा तो एक कितने बड़ी शोरूम का है, देखते ही कोई भी बता देगा। शादी होने के बाद वो घर आ जाती हैं, जहाँ सास उनका अच्छे से स्वागत करती है। अगली सुबह दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म अदा करती हैं। उनके हाथों का खाना सबको बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, वैसे भाभी, आप दोनों अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? ये तो आप अपने भाइयों से पूछो कि वो हमें कहाँ लेकर जाएंगे। जहाँ तुम बोलो हम तो वहीं चल लेंगे। गोवा, मुझे गोवा जाना है। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने हनीमून पर गोवा जाऊं। ओह वाह भाभी, नाइस प्लेस। और बड़ी भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं? जी वो, हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं, वही हमारी ट्रिप हो जाएगी। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम घूमने फिरने पर इतने पैसे खर्च कर सके। अब दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ हनीमून पर जाने का प्लान बना लेते हैं। 2 दिन बाद काजल घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसकी देवरानी मेकअप करके अपने रूम से बाहर आती है। ओह जेठानी जी, आप अभी तक घर के कामों में लगी है। 4 दिन बाद हमें हनीमून पर जाना है और अभी तक हमने शॉपिंग भी नहीं की। ये सब काम तो होते रहेंगे, चलिए पहले चलकर शॉपिंग कर लेते। हनीमून की शॉपिंग? लेकिन अभी शादी पर ही तो हमने कपड़े बनवाए थे। माँ ने मेरे लिए 3 सूट और 4 साड़ियां बनवाई थी, वो सब नए ही हैं, उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी।
ओह गॉड जेठानी जी, हनीमून पर कोई सूट या साड़ी पहनता है क्या? उसमें तो स्टाइलिश कपड़े पहने जाते हैं। क्या मतलब? आप जल्दी से शॉपिंग पर जाने की तैयारी कीजिए, फिर मैं सब समझाती हूँ। कुछ देर बाद रूपाली एक बड़े से मॉल के मेकअप शोरूम में जाती है। मुझे मार्स की लिपस्टिक, मैबलिन का आईलाइनर और लैक्मे का फाउंडेशन दिखाइए। जी मैडम, ये लीजिए, ये लिपस्टिक ओनली 1000 की है। ओह कम ऑन, मैं अमीर घर से हूँ और मेरा पति भी अच्छा खासा कमा लेता है, तो ये प्राइस वाइस मुझे मत बताओ। वैसे जेठानी जी आप भी कुछ ले लीजिए। 1000 की लिपस्टिक, इससे भी कम में तो मेरा पूरा मेकअप का सामान आ जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी के लिए जो क्रीम पाउडर लिया था वो सब रखा हुआ है अभी। देवरानी अपना सामान लेकर जेठानी के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आते ही पटरी पर एक चूड़ी वाली बैठी थी। कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। अम्मा मुझे वो वाली दिखाना तो। जेठानी जी ये सस्ती सी चूड़ियां, खैर छोड़िए और चलिए अब ड्रेस की शॉप पर चलते हैं। देवरानी एक बार फिर अपनी जेठानी के साथ जूडियो के शोरूम में जाती है और महंगी महंगी शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेसेस देखने लगती है। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। व्हाट द प्राइस? मैडम ओनली 15,000। ओह ग्रेट, पैक कर दीजिए। इतने में तो मेरी शादी के सारे कपड़े बन गए थे, बल्कि माँ बाबा के भी कपड़े इतने में बन गए थे। वैसे देवरानी जी ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? मतलब ऐसा लग रहा है कि 25 साल की लड़की का बोलकर ये 15 साल की बच्ची का फ्रॉक दिखा रहे हैं। जेठानी जी इसे वेस्ट एंड शॉर्ट ड्रेसेस बोलते हैं और हनीमून पर सब यही पहनते हैं, खासकर गोवा में। अब मैं गोवा बीच में साड़ी या सूट पहनकर तो नहीं घूम सकती ना। क्यों, वहां की बीच पर कोई बैन लगा हुआ है क्या? अरे नहीं, खैर छोड़ो, अब आप भी अपने लिए कोई ड्रेस ले लीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं शादी के, वही पहन लेंगे। अरे वो देखो सामने हील्स की सैंडल की शॉप है। अब देवरानी अपने लिए महंगी महंगी 2 डिजाइनर सैंडल खरीदती है। आप भी ले लीजिए जेठानी जी, डिस्काउंट मिल रहा है। 2000 की एक जोड़ा लेने पर उसमें 100 रुपए की छूट है। नहीं नहीं, मेरे पास है। ओह गॉड, कभी तो अपनी ये कंजूसी छोड़िए जेठानी जी। आप पैसे वाली हैं और ऊपर से देवर जी की कमाई भी अच्छी खासी है, लेकिन ना तो मैं अमीर हूँ ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। मेहर जी मुझे हनीमून पर लेकर जा रहे हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। ये कहकर वो शोरूम के बाहर आ जाती है। तभी जेठानी की नजर सड़क किनारे 100 रुपए में सैंडल बेच रहे आदमी पर जाती है। आइए आइए, 100 रुपए में, 100 रुपए में। 100 रुपए का नाम सुनकर ही वो सैंडल ले लेती है। कुछ देर बाद वो दोनों घर आ जाती हैं, जहाँ देवरानी के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग होते हैं, तो वहीं जेठानी के हाथों में एक छोटी सी पॉलीथीन होती है, जिसमें एक जोड़ी सैंडल और चूड़ियां होती हैं। छोटी भाभी को देखकर तो लगता है इन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग की है, लेकिन बड़ी भाभी आपके हाथ में तो जरा सा सामान ही है। ओफो बेटी, तू भी कैसी बातें करती है। अब छोटी बहू ठहरी अमीर और बड़ी बहू ठहरी गरीब। ये सब सुनकर काजल को बड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अगले दिन वो फिर से शॉपिंग पर जाती है, जहाँ देवरानी अपने लिए और भी ड्रेसेस और महंगे महंगे परफ्यूम्स खरीदती है और शॉपिंग पर ही अच्छे खासे पैसे उड़ा देती है। कुछ दिन बाद वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ अमीर बहू हवाई जहाज से गोवा जाती है, तो वहीं गरीब बहू अपने पति के साथ ट्रेन में वैष्णो देवी जाती है। गोवा में भी देवरानी खूब पैसे उड़ाती है। 5 स्टार होटल में रुकना, महंगा महंगा खाना खाना, क्लब जाना और अपने लिए वहाँ भी ढेर सारी शॉपिंग करना। तो वहीं गरीब बहू वैष्णो देवी जाकर माँ के दर्शन करती है और धर्मशाला में रुकती है। साथ ही सस्ते से ढाबे का खाना खाकर वो लोग बेफिजूली खर्च करने से बच जाते हैं। 4-5 दिन की ट्रिप के बाद वो लोग वापस लौट आते हैं। तो एक रोज अचानक से उनकी सास को हार्ट अटैक आ जाता है। ऑपरेशन में पूरे 4 लाख का खर्च आएगा। क्या इतने पैसे? लेकिन इतने पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। 5 लाख तो अभी हनीमून पर ही खर्च हो गए, अब 1 लाख ही होंगे मेरे पास। मेरे मॉम डैड भी अभी शहर से बाहर गए हुए हैं, नहीं तो उन्हीं से कुछ पैसे ले लेती। ऊपर से गहने भी बैंक के लॉकर में रखे हैं और पैसे बैंक में फंसे हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी है। तुम चिंता मत करो, थोड़े पैसे मेरे पास भी रखे। मैंने बुरे वक्त के लिए पाई जोड़कर जमा किए थे, 2.5 लाख के आसपास है। आप चिंता मत करो देवर जी, थोड़े से पैसे मैंने जोड़ कर रखे हैं जो मुझे शादी ब्याह में सगुन पर मिले थे, तो 50,000 वो भी होंगे। इस तरह वो 4 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और सावित्री की जान बचा लेते हैं। अब सावित्री को भी अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही देवरानी को भी समझ आ जाता है। अब मुझे समझ आ गया जेठानी जी कि पैसे बचाना बुरे वक्त के लिए कितना जरूरी है। मैं कितनी बेफिजूली खर्च करती थी, लेकिन अब मैं ये सब बेफिजूल नहीं करूंगी। उस दिन के बाद अमीर देवरानी भी पैसे बड़ी सोच समझकर खर्च